जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के भूगोल विषय के 2 अंक स्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल में 70 अंकों का परीक्षा होता है। 70 अंकों के होने वाली परीक्षा में 35 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 20 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न, 20 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 18 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 2 अंक स्तरीय भूगोल विषय में 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। उस 18 प्रश्न में से किसी 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देने होते हैं। तो आइए लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करें। इस क्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे ऊष्माद्वीप क्या है या ऊष्माद्वीप से आप क्या समझते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में ऊष्माद्वीप का मतलब होता है वह द्वीप, वह टापू जो गर्म हो। मतलब वह स्थान जहां का वातावरण, जहां का एनवायरमेंट हमेशा गर्म रहता हो, उसी को हम ऊष्माद्वीप के नाम से जानते हैं। सामान्यतः वर्तमान समय में महानगरों को या औद्योगिक नगरों को ऊष्माद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप क्या है या तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा तृतीय क्रियाकलाप उस क्रियाकलाप को कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप उस क्रियाकलाप को कहते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा, व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा समाज को दी जाने वाली सेवा को रखा गया है। मतलब व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा समाज को दी जाने वाली सेवा को तृतीय क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे नौकरी, परिवहन, बैंकिंग इत्यादि। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा की संभावना को लिखें। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना को लिखें। आपका उत्तर होगा प्रवाहित वायु से या हवा की शक्ति से बनाई जाने वाली ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना 45,000 मेगावाट है। कच्छ का रण, खंभात की खाड़ी, सुंदरवन का डेल्टा, यह 3 ऐसा ही जगह है, ऐसा इलाका है जो पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त मानी जाती है या उपयुक्त है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। मतलब वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं यदि आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं। नंबर 2 मोटर कार के सिलेंसर से निकलने वाला धुआं। नंबर 3 कीटनाशक दवा। नंबर 4 शेविंग स्प्रे। ये ऐसे स्रोत हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है। भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है। आपका उत्तर होगा
भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित यान चंद्रयान प्रथम है। भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम है चंद्रयान प्रथम, जो 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को भेजा गया था। इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसके प्रक्षेपण का मूल उद्देश्य था चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करना या जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। आपका उत्तर होगा, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 राजनीतिक उपद्रव, नंबर 3 प्राकृतिक विपदाएं, नंबर 4 महामारी, नंबर 5 रहन सहन का निम्न स्तर, नंबर 6 उच्च शिक्षा का अभाव, नंबर 7 अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, नंबर 8 परिवहन और संचार के साधनों का अभाव। प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक। अगला है निश्चयवाद क्या है, या निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। निश्चयवाद क्या है या निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। निश्चयवाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है, जो विचारधारा कहती है कि मानव के क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का या भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पड़ता है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, और इस विचारधारा के प्रमुख विद्वान या प्रवर्तक हिपोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो और हेरोडोटस हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। आपका उत्तर होगा, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 वर्गों में रखा गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 वर्ग में रखा गया है। नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, मतलब जिस उद्योग को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जिस उद्योग को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहेंगे, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, चाय उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग इत्यादि। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, मतलब जिस उद्योग को कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है उसे हम खनिज आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। नंबर 3 है रसायन आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत पेट्रोल रसायन उद्योग, कोयला उद्योग और लकड़ी उद्योग को रखा गया है। उसके बाद वन आधारित उद्योग, मतलब वह उद्योग जिसको कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, जंगल से प्राप्त होता है, उस उद्योग को हम वन आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग, लुगदी उद्योग इत्यादि। उसके बाद पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योग को कच्चा माल पशु से प्राप्त होता है, जैसे मांस, चमड़ा, दूध, ऊन इत्यादि। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, वह रेल मार्ग
जो दो महाद्वीपों के आर पार चलती हो या दो महाद्वीपों में चलती हो, तो दो महाद्वीपों में या दो महादेशों में चलने वाली रेल मार्ग को हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यह एशिया में भी चलती है और यूरोप में भी चलती है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है, परिभाषित करें। मानव भूगोल क्या है, परिभाषित करें, या मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास के विभिन्न चरणों, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास के विभिन्न चरणों तथा मानव के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव के विकास के विभिन्न चरण और मानव के जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की एक प्रमुख सड़क है। इस सड़क का निर्माण देश के 4 बड़े नगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मद्रास को आपस में जोड़ने के लिए किया गया। मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मद्रास को जोड़ने वाली जो सड़क है, उसी सड़क को हम स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसका शुभारंभ, इस सड़क का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 में हुआ। यह सड़क 6 लाइन वाली है और इस सड़क की कुल लंबाई 9816 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत का विकास उत्तर भारत में ही ज्यादा हुआ है, क्यों। जल विद्युत का विकास उत्तर भारत में ही ज्यादा हुआ है, क्यों। आपका उत्तर होगा जल विद्युत का विकास उत्तर भारत में ही हुआ है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा है और यह गहरी घाटियों से होकर बहती है, जिस पर दूसरा पॉइंट, उत्तर भारत की नदियां हिमालय से निकलती है जिस पर बांध बनाना आसान है। तीसरा, उत्तर भारत की नदियां उपजाऊ भूमि एवं औद्योगिक प्रदेश से होकर गुजरती है जिस कारण वहां बिजली की मांग ज्यादा है। यही कारण है कि उत्तर भारत में जल विद्युत का विकास ज्यादा हुआ। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जूट के कृषि का वर्णन करें। पश्चिम बंगाल में जूट के कृषि का वर्णन करें। आपका उत्तर होगा जूट एक नगदी फसल है। जूट एक नगदी फसल है। जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुगली नदी घाटी या गंगा घाटी है। भारत का 50% जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जलवायु जूट की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी, बर्धमान, हुगली, हावड़ा, 24 परगना जिला जूट की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और तीसरा बिहार है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण क्या है। प्रश्न है, जल प्रदूषण क्या है, इसके बचाव के उपाय को लिखें। आप लिखेंगे जल प्रदूषण। प्रश्न है, जल प्रदूषण क्या है, इसके बचाव के उपाय को लिखें। तो आप लिखेंगे जल में
अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से, जल में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कारक है औद्योगिक कचरा का नदियों में प्रवाहित करना, घरेलू कचरा का नदियों में प्रवाहित करना, शहरी कचरा को नदियों में प्रवाहित करना, नदी के किनारे मलमूत्र त्याग करना, नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग करना। और इससे बचाव के लिए क्या करेंगे? शहरी कचरा को नदी में नहीं प्रवाहित करेंगे। जल प्रदूषण से बचाव के तरीके क्या हैं कि शहरी कचरा को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को नहीं फेंकेंगे नदी में, औद्योगिक कचरा को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, नदी के किनारे मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे, तब जाके रोका जा सकता है। अगला है स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? आपका उत्तर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो विश्व का सबसे बड़ी जहाजी नहर है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर स्वेज और पोर्ट सईद नामक दो बंदरगाहों को जोड़ती है। यह स्वेज और पोर्ट सईद नामक दो बंदरगाहों को आपस में मिलाने का या जोड़ने का काम करती है। इस नहर का निर्माण 1856 में हुआ और व्यापार के लिए इस नहर को 1869 में खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। आप लिखेंगे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, लघु उद्योग सामान्यतः श्रमिकों की सहायता से चलाया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग परिवार के सदस्यों के सहायता से चलाया जाता है। दूसरा अंतर है, लघु उद्योग में उत्पादन मशीन की सहायता से होता है, वहीं कुटीर उद्योग में हाथ से ही वस्तु को बना दिया जाता है। तीसरा अंतर है, लघु उद्योग में ऊर्जा की, बिजली की जरूरत होती है, जबकि कुटीर उद्योग में बिना बिजली के भी, बिना ऊर्जा के भी उत्पादन किया जा सकता है। चौथा अंतर है, लघु उद्योग का बाजार बड़ा होता है, वहीं कुटीर उद्योग का बाजार छोटा होता है। अगला अंतर है, लघु उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है उसे दूर के बाजारों से मंगाया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग का जो बाजार होता है उसे स्थानीय या आसपास से ही प्राप्त किया जाता है। अगला है, जल परिवहन के महत्व या लाभ को लिखें। जल परिवहन के महत्व या लाभ को लिखें। आप लिखेंगे जल परिवहन के निम्नलिखित महत्व या लाभ हैं। जल परिवहन के निम्नलिखित महत्व या लाभ हैं। नंबर 1, जल के माध्यम से भारी सामान को भी, भारी वस्तु को भी आसानी से ढोया जा सकता है। दूसरा, जल के माध्यम से बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। तीसरा अंतर है, जल परिवहन से परिवहन लागत कम आती है। चौथा अंतर है, जल परिवहन से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अगला चौथा अंतर है कि जल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल है। पांचवा अंतर है कि जल परिवहन से समुद्र की गहराई में छुपा हुआ खजाना भी हमको मिल जाता है। और अंतिम लाभ ये है या महत्व ये है कि जल परिवहन के लिए हमें मार्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला प्रश्न कहता है, ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। आप लिखेंगे ग्रामीण और शहरी बस्ती में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पहला अंतर कि गांव के लोग अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, पशुपालन पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत शहर के लोग अपने जीविका के लिए उद्योग और व्यापार पर निर्भर होते हैं। दूसरा, ग्रामीण बस्ती का आकार छोटा होता है, वहीं शहरी बस्ती का आकार बड़ा होता है। ग्रामीण बस्ती घास फूस के बने होते हैं, जबकि शहर की बस्ती ईंट और कंक्रीट के बने होते हैं। ग्रामीण बस्ती में
संयुक्त परिवार होता है, जबकि शहरी बस्ती में एकल परिवार होता है। ग्रामीण बस्ती में सुविधाओं का अभाव होता है, जबकि शहरी बस्ती में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न करता है कि भारत के प्रमुख औद्योगिक या भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक प्रदेशों का नाम लिखें। आप लिखेंगे भारत के 4 औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित है। नंबर 1 मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश, मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश। नंबर 2 कलकत्ता हुगली प्रदेश। नंबर 3 बंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। नंबर 4 अहमदाबाद और बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः और जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न बचा हुआ है उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।